नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दादाजी की वसीयत। लोग कहते हैं वसीयत जायदाद बांटती है, पर मैंने पहली बार देखा एक वसीयत ने रिश्ते तोड़ दी। हरिप्रसाद त्रिपाठी पूरे शहर में न्यायप्रिय और सम्मानित माने जाते थे। उन्होंने अपनी मौत से पहले एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी हवेली तो सुरक्षित रखी, लेकिन उनके जाने के बाद उसी हवेली में इंसानियत, संस्कार और खून के रिश्तों की असली परीक्षा शुरू हो गई। पुरानी कोठी के ऊंचे ऊंचे फाटक जब सुबह की धूप में सुनहरे पड़ने लगते तो उस हवेली में रौनक ही नहीं बल्कि गौरव महसूस होता। यह साधारण अमीरी नहीं थी, यह प्रतिष्ठा और शख्सियत की खुशबू थी जो पीढ़ियों से इस घर की दीवारों में बसी हुई थी। यहीं रहती थी संध्या त्रिपाठी, एक शांत, सौम्य, अनुशासन प्रिय और गरिमामयी विधवा माँ। गहरे भूरे रंग की सूती साड़ी, माथे पर हल्की सी काली बिंदी, आंखों में एक अजीब सी विनम्र दृढ़ता। उनका चेहरा देखकर कोई भी कह देता, इस स्त्री ने बहुत कुछ सहा है, पर झुकी नहीं, सिर्फ निभाया है। पति के चले जाने के बाद भी उन्होंने कभी अपने बच्चों के सामने किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। मगर सच कहा जाए तो यह संभव हुआ सिर्फ हरिप्रसाद त्रिपाठी के कारण। वो सिर्फ इस घर के बुजुर्ग नहीं थे, वो इस वंश की धुरी थे। बिना आवाज ऊंची किए आदेश देने की उनकी आदत, लोगों को नाम से नहीं सम्मान से बुलाने की शैली और उनके चेहरे पर हमेशा रहने वाली वह शांति उन्हें इस शहर का सबसे इज्जतदार और विश्वसनीय व्यक्ति बनाती थी। और उस विशाल हवेली के अनगिनत चेहरों में एक चेहरा ऐसा था जिसके लिए दादाजी का प्रेम किसी हद को नहीं जानता था। उनकी पोती अन्वी। अन्वी जब सुबह दादाजी की चाय में चीनी डालते हुए कहती, दादू आज फिर शुगर कम, तो दादाजी हंसकर कहते, शक्कर जिंदगी में होनी चाहिए बिटिया। चाय में ज्यादा हो भी जाए तो हर घूंट में मिठास खुलती है। पूरे घर में बस एक ही चीज बहुत गहरी से महसूस होती थी। यह दादाजी का घर नहीं था, बस एक सुरक्षा कवच था जहां संध्या को सहारा मिला। बच्चों को पिता की कमी कभी महसूस नहीं हुई और अन्वी के लिए दादाजी सिर्फ रिश्तेदार नहीं, भाग्य थे। दोपहर का समय था। हवेली के बरामदे में हल्की धूप थी, ऐसी धूप जो आंखों में नहीं चुभती बल्कि बरसों की थकान उतार देती है। हरिप्रसाद त्रिपाठी अपनी बड़ी सी लकड़ी की आराम कुर्सी पर बैठे थे। सामने पुरानी अलमारी से लाए गए कुछ दस्तावेज और बगल में वकील शर्मा जी, जो इस परिवार के दशकों पुराने विश्वास पात्र थे। संध्या जी भी पास बैठी थी। आदर और चिंता दोनों एक साथ उनके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। बाबूजी, यह सब अभी? संध्या ने धीमे स्वर में पूछा। हरिप्रसाद जी मुस्कुराए। संध्या, संपत्ति बांटना झगड़ा रोके न रोके, संस्कार बांटना जीवन भर के लिए जिम्मेदारी बिठा देता है। आज मैं संपत्ति नहीं बांट रहा, विश्वास बांट रहा हूं। वकील ने वसीयत का दस्तावेज खोला। पहला ही पन्ना पढ़ते हुए शर्मा जी ठिठक गए। मुख्य हवेली, एकमात्र उत्तराधिकारी अन्वी त्रिपाठी। संध्या जी चौंक गई। बिटिया के नाम ये हवेली? हरिप्रसाद जी ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ,
और बाकी के 2 मकान अश्विन और अमेय के नाम, बराबर हिस्से में। जितनी दुकानें, खेत, जमीन, तीनों के नाम समान अधिकार से। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर दादाजी ने बिना किसी भावुकता, सिर्फ तथ्य की तरह कहा, इस समाज को बेटा बेटी के हिस्से बराबर बांटने के लिए शायद एक और बार जन्म लेना पड़ेगा, पर मैं चाहता हूं कि यह संदेश मेरी जिंदगी में ही स्पष्ट हो जाए। बेटी होना कमजोरी नहीं, अधिकार है, उसका उतना ही। वकील शर्मा जी ने सिर झुकाकर आदर में कहा, त्रिपाठी साहब, यह सिर्फ वसीयत नहीं, एक उदाहरण बनेगा। दादाजी ने धीमे स्वर में कहा, बस यही चाहता हूं शर्मा जी, मेरी जमीन भी बटे नहीं और मेरे संस्कार भी मिटे नहीं। वह दिन इस हवेली की दीवारों ने चुपचाप अपने भीतर कैद कर लिया। संध्या जी अक्सर बीमार रहती थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। संध्या जी के अंतिम संस्कार के बाद हवेली में पहली बार एक गहरा भावनात्मक सन्नाटा और एक अनकहा खालीपन उतर आया। वहीं से घर की असली तस्वीर बदलनी शुरू हुई। दोपहर का समय था, पूरा घर रिश्तेदारों से भरा था, पर हवेली का हृदय अब धड़कना बंद कर चुका था। अन्वी चुपचाप रसोई में पानी के गिलास लगा रही थी, जबकि अश्विन ड्राइंग रूम में गंभीर चेहरे के साथ बैठे मेहमानों से सांत्वना स्वीकार कर रहे थे। तभी मुख्य द्वार से आधुनिक फैशन और ऊंचे आत्मविश्वास से भरी आवाज सुनाई पड़ी, नमस्ते, मैं नैना, अश्विन की पत्नी। सारा घर एक क्षण को स्थिर हो गया। बहू आई थी, पर संवेदना नहीं थी। कुछ ही घंटों में उसने हवेली को ऐसे देखा जैसे एक घर नहीं हो, बल्कि एक संपत्ति का विस्तृत फाइल हो। रात को कमरे में जाते ही उसने पहला सवाल किया, अश्विन, एक बात बताओ, जिस बहन ने शादी के बाद यह घर छोड़ देना है और जो बेटे की तरह यहाँ रहकर जिम्मेदारी उठाएगा वह तुम हो, तो वसीयत में बराबरी किस बात की? अश्विन ने धीमे से कहा, दादाजी ने किया है नैना, सोच समझ कर किया होगा। नैना हंसी, मगर वह हंसी सम्मान से नहीं, व्यंग से लिपटी हुई थी। मुझे भरोसा है, भावनाओं से भरी वसीयत है, बुद्धि से नहीं। उन शब्दों के उतरते ही हवेली की हवा में एक अनदेखा परिवर्तन आ गया। उस दिन पहली बार अन्वी ने महसूस किया, मां के जाने के साथ हवेली की गरिमा और संतुलन डगमगा गए थे। उस शाम हवेली पहले जैसी नहीं लगी। मां के रहते जिस घर में अन्वी सबसे पहले पूजा की थाली सजाती थी, उसी घर में उसे पहली बार अपनी जगह समझने की सलाह दी गई। शुरू शुरू में नैना ने अपनापन जताया, अन्वी दी, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, घर में खुलकर रहिए। पर यह वाक्य दूसरे दिन ही बदल गया। दिन बीता और धीरे धीरे दी से तुम पर आ गई। सुबह नैना गरम कॉफी लेकर आई और बोली, तुम्हारी भी तो अब शादी की उम्र है ना अन्वी, कब तक ऐसे इस हवेली में बैठी रहोगी? अन्वी हल्के स्वर में मुस्कुराकर बस इतना बोली, ये हवेली मेरी भी है, दादाजी ने बराबर दी है। बस वही वाक्य नैना को चुभ गया। उस शाम अश्विन ने बात घुमाकर कहा, देख अन्वी, तू शादी करेगी तो अपने घर जाएगी, ये प्रॉपर्टी हमारे बच्चों के लिए बची रहनी चाहिए। तू हक जताने लगेगी तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। अन्वी ने शांत पर आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, हक जताने की जरूरत नहीं है भैया, वो पहले से ही लिखा हुआ है। अब तो
नैना ने मोर्चा सीधा संभाल लिया। रसोई में बर्तन पटकते हुए बोली, हक लेने का इतना ही शौक है तो सुबह उठकर सारा घर भी संभाल लिया करो। रसोई, झाड़ू, कपड़े सब तुम्हारा हक है ना। धीरे धीरे यह आदत बन गई। पूरा घर अन्वी से ऐसे काम करवाता मानो वह सदस्य नहीं, काम करने वाली हो। और एक रात पहला बड़ा वार हुआ। नैना बोली, देखो हमारा गेस्ट रूम मेहमानों के लिए है, अन्वी को स्टोर रूम में शिफ्ट कर दो, क्योंकि आखिर वो अस्थायी ही तो है इस घर में। अश्विन चुप रहा। अमेय ने भी कुछ नहीं कहा। अन्वी ने पहली बार आंखें बंद करके मां को याद किया। और वही रात थी जब वह बहन से मेहमान बना दी गई। उस रात हवेली में रसोई की आग नहीं, जहर पका था। नैना ने अश्विन और अमेय को एक ही लाइन में बांध दिया, या तो इसे अभी निकालो वरना कल को ये अपने हिस्से के हक में तुम्हें अदालत में घसीटेगी और हवेली तुम्हारे हाथ से जाती रहेगी। अश्विन बोला, बहन है। नैना ने बात काटते हुए कहा, बहन नहीं, भविष्य की जोखिम है। और वहीं पर सबसे क्रूर योजना बनी, अन्वी को जबरदस्ती चरित्रहीन साबित करने की। नैना ने अन्वी को परेशान करना शुरू कर दिया और कुछ दिन बाद ही एक दिन हवेली से बाहर नौकर, चौकीदार, पड़ोसी सब एक ही बात कहते सुने गए, अन्वी तो रात को किसी लड़के के साथ भाग गई है। यह झूठ नहीं था, यह सोचा समझा विश्वासघात था। अन्वी ने घर छोड़ते वक्त दरवाजे पर आखिरी बार मुड़कर देखा। न रोई, न चीखी, न लड़ाई की, सिर्फ कहा था, मेरे लौटने का वक्त मैं तय करूंगी, तुम नहीं। वह भागकर नहीं, खामोश आग बनकर निकली थी उस हवेली से। कुछ ही सालों में वो हवेली जो अन्वी के नाम थी, उस हवेली पर बिल्डर का बोर्ड लग गया, लाइट्स एंड लग्जरी रेजिडेंशियल टावर, बुकिंग ओपन। अश्विन और अमेय ने करोड़ों की डील कर ली। नैना बेहद संतुष्ट थी, खतरा टल गया। लेकिन यही वह दिन था जब उनका विनाश शुरू हुआ। गाड़ी से उतरकर काली कोट में, आग जैसी आंखों में संतुलित गुस्सा लिए वही अन्वी लौटी। अब तक वह एक क्वालिफाइड सुप्रीम कोर्ट की लॉयर बन चुकी थी। हाथ में दादाजी की रजिस्टर्ड वसीयत की ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी, साथ में पड़ोसियों और पुराने नौकरों की वीडियो स्टेटमेंट, जहां उन्होंने साफ कहा, अन्वी को घर से निकालने के लिए झूठी बदनामी घड़ी गई थी। और एक लाइन जिसने हवेली के सामने खड़े बिल्डर के चेहरे से रंग उड़ा दिया, ये जमीन मेरी है, मेरे दादाजी का लिखित फैसला है, इन्हें बेचने का अधिकार इन दो भाइयों को कभी था ही नहीं। पूरे मोहल्ले की भीड़ जमा हो चुकी थी, पर आज अन्वी के चेहरे पर आंसू नहीं, अदालत की तरह कठोर सच्चाई थी। हवेली के बाहर भीड़ में पुलिस, वकील, लोकल मीडिया, कॉलोनी के लोग और बीच में खड़ी अन्वी त्रिपाठी। उसके शब्द तलवार नहीं, न्याय का स्वरूप थे। मैं इस घर से कभी भागी नहीं थी, मुझे निकाला गया था। मैं अपमानित नहीं, अपना अधिकार लेकर लौटी हूं। हर शब्द ऐसा लगा जैसे वर्षों की चुप्पी फट गई हो। पड़ोस की बुजुर्ग काकी उठकर बोली, हमने देखा था, इसे आधी रात को मजबूर किया गया था घर छोड़ने पर। नौकर रमेश ने गर्दन झुकाकर कहा, हमसे जुबान बंद रखने को कहा गया था। मेम साहब ने नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। यह सुनते ही भीड़ से आवाजें उठी, लानत है ऐसे बेटों पर, बहन को बदनाम करने वाले कमीने। अश्विन और अमेय के चेहरों से मानो खून सूख गया। और तब अन्वी ने सामने खड़े बिल्डर की ओर देखा,
यह बोर्ड तुरंत हटाइए। ये जमीन कानूनी तौर पर मेरी है। फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने की कोशिश की गई और मैंने अब क्रिमिनल फ्रॉड एंड डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया है। बिल्डर ने हाथ जोड़ दिए। डील रद्द, मुझे माफ कीजिए। वो तुरंत भाग निकला। नैना पीछे हटकर भीड़ में गिर पड़ी। चेहरे से मेकअप बह चुका था। पुलिस ने दोनों भाइयों को रोक लिया। आपके खिलाफ फर्जीवाड़ा, मानसिक प्रताड़ना और महिला अस्मिता के अपमान का केस दर्ज हो चुका है। आज हवा में थोड़ी नमी और बहुत सख्त सी शांति थी। कोर्ट के बाहर भीड़ बिखर चुकी थी। कुछ लोग थमकर अन्वी की ओर देख रहे थे, कुछ अपने घरों की ओर लौट रहे थे। पर जो कुछ भी हुआ था उसकी सुई सबके दिलों में घड़ी रह गई थी। अन्वी ने धीरे धीरे दायरे में खड़े लोगों की तरफ देखा। उसके भाई, जिनके चेहरे पर अब हर लालच की परत उतर चुकी थी। नैना, जो अचानक छोटा और बेहाल लग रही थी, और दादाजी की पुरानी तस्वीर जो किसी तख्त पर मुस्कुरा रही थी, मानो कह रही हो सच का साथ अटल रहता है। एक कानूनी प्रस्ताव लेस करते हुए अन्वी ने अपनी आवाज उठाई, सख्त पर इतनी नरम कि सुनने वालों की आंखें भर आई। मैं यह हवेली, यह जमीन और जो भी संपत्ति है बेचकर किसी के निजी लाभ के लिए नहीं दूंगी। यह दादाजी की पहचान है, उनके संस्कारों की देन है। मैं इसे अपने नाम पर लेकर वो काम करूंगी जो इस घर की गरिमा को बढ़ाए। ना तो इसे तोड़ने दूंगी, ना ही इसे किसी के स्वार्थ का साधन बनने दूंगी। अश्विन की आंखें लाल हो गई। वह चीजें सोच रहा था। वह करोड़ों की डील उस सेकंड के लिए जो उसने अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर रखी थी, अब सब कुछ उड़ते नजर आया। अमेय का सर झुक गया। नैना हाथ जोड़कर खड़ी थी। मेकअप के पीछे न जाने कितने कंकाल छुपे थे। भीड़ के बीच से कुछ ही लोग कहने लगे, बेटी सचमुच बड़ी निकली। एक पत्रकार ने कांपते स्वर में कहा, अन्वी, क्या आप इन्हें माफ कर रही हैं? क्या आपने केस वापस ले लिया? अन्वी ने ठंडी लेकिन समर्पित मुस्कान में उत्तर दिया, माफ? हाँ, सजा नहीं, पर शर्मिंदा करना जरूरी था। जो रिश्तों को पैसों के आगे गिरा देते हैं, उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि उनके कर्मों की एक कीमत होती है। मैं इनको जेल भेजकर उनका जीवन बर्बाद नहीं करने वाली। मैं उन्हें उनकी गलती दिखाकर समाज के सामने शर्मिंदा करके और उनका आत्म अवलोकन करवाकर सुधारना चाहती हूँ। और तभी अन्वी ने अत्यंत स्थिर स्वर में कहा, मैं बहन हूं, विध्वंस नहीं, बोध देना मेरा धर्म है। भीड़ चुप हो गई। आज पहली बार समाज ने झूठ का सिर झुकते देखा। वो एक छोटी चित्कार की तरह रो पड़ी, पर आंसू में शिकवा नहीं, ठहराव था। फिर उसने आगे कहा, मैं इस हवेली में एक केंद्र खोलूंगी जहां वृद्धों की सेवा के लिए प्रशिक्षण होगा, जहां बेटी पुत्री शिक्षा और आत्मनिर्भरता सिखाई जाएगी। एक दादाजी अड्डा नहीं, एक घर होगा जो संस्कार और इंसानियत सिखाए। अगर हमारे समाज ने हमें संस्कार दिए थे तो उन संस्कारों को वापस लौटाना मेरा फर्ज है। लोग मध्यम स्वर में सिर हिलाने लगे। कुछ ने ताली बजाई, कुछ ने मुंह छुपा लिया। अश्विन और अमेय एक दूसरे को देखने लगे। उनके भीतर कुछ टूट रहा था, शायद वही जो कभी उनके पिता के चेहरे पर दृढ़ता से बना रहता था। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि उन्होंने क्या खोया है। अश्विन ने आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, अन्वी, मैं गलत था। मैंने दादाजी की मर्जी और तुम्हारे हक को नकार दिया। माफ कर दो मुझे।
अन्वी ने सांस ली। उनका चेहरा कठोर नहीं था, पर फैसला अटल था। भाई, माफी को लेकर दिल से काम करना होता है, शब्द से नहीं। तुम अदालत के निर्देशों के साथ जो सुधार करोगे, मैं उसे स्वीकार करूंगी, पर यह हवेली किसी के स्वार्थ का मकान नहीं बनेगी। नैना जो कुछ कहने को थी चुप हो गई। अमेय बस सिर झुका के खड़ा था। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के अनुसार चालान दाखिल कर रखा था। समाज ने अपना निर्णय सुना दिया था, पर उस दिन सबसे बड़ी सजा यह थी कि उनके कर्मों ने उन्हें अपमानित और अकेला कर दिया था। और यह सजा शायद कहीं ज्यादा असरदार होती है। दिन ढलते ढलते जब सूरज ने हवेली की लाल पीली दीवारों पर अपनी आखिरी किरणें गिराई, अन्वी हवेली के उस बरामदे में खड़ी थी जहां बचपन के दिन गुजरे थे। उसने आखिर में अपने दादाजी की फोटो के सामने हाथ जोड़कर कहा, दादू, मैंने आपकी वसीयत का असली अर्थ निभाया, चाहे कितनी भी ठोकरें मिली हो। फिर वह दरवाजा बंद कर गई, न किसी को रुखसत करते हुए क्रूर, न किसी से बदला लेकर, बल्कि ऐसी शांति के साथ जिसे सिर्फ सम्मान और गरिमा की जीत से मिलती है। दोस्तों, लालच रिश्तों को खोल देता है, पर एक इंसान का स्वाभिमान उसे फिर से जोड़ देता है। और अन्वी की चाल, उसकी मुस्कान और उसका काम, यह उस हवेली की नई आत्मा बन गई। कठोर सच्चाई से पराशी, पर इंसानियत की उम्मीद लिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।